नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज जब हमने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा और उसके बाद हमने ऐसे पे दर पे वाक़यात भी देखे जिसमें ये खदशा अब जाहिर किया जा रहा है कि बिल आखिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा कर लिया है और उस पर सोचो विचार जारी है या मुशावरत के लिए थोड़ा सा इंतज़ार है। कल जो इमरान खान साहब की तकरीर थी, उसके बाद पैमरा ने उनके जलसे या उनकी तकरीर लाइव दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। आज जब राना सनाउल्लाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, ये क्लिप सुन रहे हैं। जो कल तकरीर की है इमरान खान साहब ने, काबिल मुआखज़ा है। इस सिलसिले में जायजा लिया जा रहा है। मेरी मिनिस्ट्री ने इस बारे में रिपोर्ट तैयार की है। ये तकरीर जो है ये उसी का एक तसलसल है और क्या इस तकरीर को उस मुकदमे का ही हिस्सा बनाया जाए और उसका हिस्सा बनाकर इमरान खान जो पहले भी उस मुकदमे में ईमा का मुल्ज़म है, इसकी इस तकरीर को भी उसका हिस्सा बनाते हुए उस मुकदमे में जो है वो इनको गिरफ्तार किया जाए या उस मुकदमे में बतौर मुल्ज़म इनको जो है वो नामजद किया जाए या इसके ऊपर एक अलहदा से जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए कि इन्होंने कहा है कि जी मैं फिर लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं तुम्हारा मुंतजर हूँ, तुम लॉन्ग मार्च करो। इंशाअल्लाह ताला 25 मई से ज्यादा मौसर और बेहतर जवाब जो है आपको जो है वो मिलेगा और हमारी तैयारी भी पूरी है। अगर आपने ये हरकत की तो इंशाअल्लाह ताला उसी दिन जो है ये फैसला हो जाएगा। आज धमकियां लगाने का शायद राना सनाउल्लाह साहब का दिन था, उन्होंने गिरफ्तारी की धमकी भी लगा दी और उसके बाद लॉन्ग मार्च पर 25 मई से ज्यादा तैयारी की बात भी कर दी। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से बात की है, वो भी सुनते हैं। जो कल इमरान खान ने आके जो तकरीर की है वो कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये बड़ी जनाब इन्होंने जो है वो धमकियां दी हैं। धमकियां क्या दी हैं? उन्होंने कहा मैं लीगल एक्शन लूंगा। हम आज से जो मुहिम शुरू कर रहे हैं 10 सितंबर तक है। 10 सितंबर के बाद हमारी मुहिम का अगला हिस्सा शुरू होगा। हमें उम्मीद है हुकूमत हमें इस दहज पे नहीं ले जाएगी कि हमें अगला मरहला 10 सितंबर से भी पहले शुरू करना पड़े। शेख रशीद साहब भी आज जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने तो ऐलान जंग ही कर दिया। किससे मुखातिब थे, क्या कह रहे थे, आइए वो भी सुनते हैं। आज से लड़ाई शुरू है। हमसे जंग करनी है या सुलह करनी है, फैसला आपका है। हमसे सड़कों पे फैसला करना है या चौकों पे करना है, ये फैसला आपका है। ये फैसला आपका है। किसको कह रहे थे ये भी हम जरा बात करेंगे, लेकिन जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। अनलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, PTI की MNA हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेंबर CEC, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका भी। मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तमाम शख्सियात को वेलकम प्रोग्राम में। क्विक में वो 5 क्वेश्चन अपने नाजरीन से भी शेयर कर लूँ, पैनलिस्ट से भी कर लूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान के बराह रास्त खिताब दिखाने पर पाबंदी, क्या खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे जाएगा? सवाल नंबर 2, इदारों पर तनकीद सियासी जमातों का वतीरा बन गई है, अदम बर्दाश्त या जारहाना अंदाज? सवाल नंबर 3, राना सनाउल्लाह का इमरान खान की गिरफ्तारी का एक बार फिर इंडिया अलग मुकदमा बनाए या शहबाज गिल केस से जोड़े, सोच विचार जारी? सवाल नंबर 4, आज से लड़ाई शुरू, आपने फैसला करना है, हमसे चौकों चौराहों पर लड़ना है या सुलह करनी है? शेख रशीद पिंडी जलसे में किससे मुखातिब थे? सवाल नंबर 5, NA 245 का ज़िम्मी इंतखाब, तहरीक इंसाफ बमुकाबला हुकूमती इत्तेहाद, PTI के बयानिए की जीत या फिर रिवायती सियासत की हार? बात का आगाज करती हूँ अंगीर साहिबा आपसे। खान साहब की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और शायद फैसला भी हो गया है, सिर्फ काबीना से मंजूरी लेना बाकी है, आप तैयार हैं? शुक्रिया नादिया। मेरा ख्याल है कि आपने खुद भी और 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने मार्शल लॉ में भी ये चीज़ें नहीं देखी। और एक होता ना कि अल्लाह ताला जब किसी की बिल्कुल ही अकल ख़त्म कर दे, जितना ये कर रहे हैं इससे 2 इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। नंबर 1, अवाम को जो अवाम के जज्बात हैं वो इस कदर और डिटर्मिन्ड हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया। नंबर्स देख लें आप इंतखाबात देख लें। आज जो कराची में फेंटा पड़ा है इनको 13 जमातों को मिलकर इनकी हुकूमत के अंदर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर MQM सारी मिलके कुछ भी नहीं हो सका और कुछ भी नहीं होना। इनके पास एक ही स्ट्रेटजी है
कि किसी तरह गिरफ्तार करके, मार के, तशद्दद करके, बैन करके, और यूट्यूब भी आज डाउन करने की इन्होंने कोशिश की। यूट्यूब डाउन करने की कोशिश की, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग जिसको कहते हैं एक एक चौराहे, एक एक गली में आ जाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी भी हकूक की पामाली करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की करते हैं, या फ्रीडम ऑफ लिसनिंग की करते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस की करते हैं, सबसे ज्यादा तो देखिए ये मीडिया आपको आप बैन कर दें, ठीक है, डॉन भी बैन कर देता है लाइव स्पीच, बाकी भी बैन कर देते। आपने देखा क्या हुआ है, ये मीडिया खत्म कर देंगे। देखिए इमरान खान को टीवी की जरूरत नहीं है, टीवी को इमरान खान की जरूरत है। हाँ। और इसका आपने देख लिया। हाँ, लेकिन अदलीब साहब माजरत, चैनल्स ने बैन नहीं किया, पैमरा ने पाबंदी लगाई है। वही मैं कह रही आदिया, आपने देखा कि जिस टीवी ने इमरान खान को, बोल्ड जैसे टीवी को, जिसकी मेरा ख्याल है कोई इतनी वो खास रेटिंग्स ही थी, जैसे इमरान खान को दिखाना शुरू कर दिया, टॉप पे चला गया। बाकी जो सारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टीवी रेटिंग्स है, उनका तो हशर हुआ है। अगर हुकूमत उनको पैसे दे दे के सपोर्ट ना करे तो आपका तो मीडिया बंद हो जाएगा, आपका मीडिया बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने वैसे ठीक है, देखिए दो चीजें अदलीब साहब, दो चीजें अदलीब साहब माजरत के साथ, दो चीजें। एक तो ये कि पाबंदी इस तरह से नहीं कि दिखाया ही नहीं जाएगा, वो लाइव नशर नहीं किया जाएगा डिले के साथ या रिकॉर्डिंग निकल आएगी। मैं लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि एमक्यूएम के वक्त ये हुआ, उनके कायद के साथ ये हुआ, लेकिन एक दफा एमक्यूएम को भी ये जोम था कि हमें टेलीविजन की जरूरत नहीं है, टेलीविजन को हमारी जरूरत है। बहरहाल इस बिल्कुल गलत। आपको याद है कि आप वो जमाने में उनके डेथ स्क्वाड्स आते थे और टीवी वालों को कहते थे कि अगर इसकी स्पीच ना दिखाई तो तुम्हारी केबल कट जाएगी, सब कुछ। वो नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनको ये जोम था। ठीक है, मैं आगे जरा बढ़ती हूँ, मैं आपके बाद दोबारा आऊंगी, मैं आऊंगी दोबारा आती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या वो जी मैं वापस आती हूँ। अदलीब साहबा, मैं वापस आती हूँ। ये वो जमात ठीक है कुंडी साहब, जीबी में भी कोई कंपैरिजन अच्छा कुंडी साहब, मैं जरा करें, ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, मगर मैं उस जोन की खाली में बात कर रही थी, मुझे कुंडी साहब से बात कर लेने दीजिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। कुंडी साहब अब जरा बताएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो हमेशा से कहती रही, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर यकीन नहीं रखते। अब राना सनाउल्लाह साहब ने यह बयान दे दिया है, आप उनको डरा दें, आप उनको धमका दें, आप उन पर पाबंदियां लगा दें, उनकी लाइव ट्रांसमिशन को आप बैन कर दें, लेकिन इस तरह से क्या किसी सियासी जमात को, किसी भी सियासी लीडर को खत्म किया जा सकता है? आप लोग के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या भुट्टो को कोई खत्म कर सका? तो ये आप लोग भी नून लीग वाली लेगेसी पे चल रहे हैं या पीपल्स पार्टी का अपना कोई अलग स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने राना सनाउल्लाह साहब की अभी स्टेटमेंट सुनी जो आपने दिखाई, क्योंकि मैंने लाइव नहीं सुनी और मैंने मीडिया पे देखी। देखें, अगर आप पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन आप रैली निकालेंगे, ये एक जमहूरियत का एक हुस्न है। जमहूरियत में अपोजिशन का काम ही यही है कि वो रैलीज करें, वो एहतजाज करें, वो जलसे करें, वो जुलूस करें, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली कानून एक्शन में आएगा। माजी में देखें, पीटीआई का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब वो डी चौक पे जब उन्होंने धरना दिया था, पीटीवी पे हमला उन्होंने किया, पुलिस के एसपी को उन्होंने बुलाया, यही इमरान खान साहब से कहते थे सिविल नाफरमानी करो, बिजली के बिल मत दो, ये करो वो करो, सबके आपके सामने, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन देखें, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली कानून हाथ में उसको जो है कानून एक्शन में आएगा। तो ये चीजें तो ऐसे नहीं हो सकती कि आप कहें। दूसरी बात यह है कि देखें, ये बातें पहले भी हुई। दलीप साहबा ने बड़ी बातें की अभी कि जी आपको जरूरत है इमरान खान की, और मैं देखें ये माजी में भी चीज चलती थी। आपके दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्या कुछ पाबंदी नहीं लगी? आपके दौर में जब कोई एंकर आपके खिलाफ टीवी प्रोग्राम करता था तो आप उसको ऑफ एयर करवा देती थी। आप लिस्ट निकालें कितने एंकर्स जो है पैमरा के थ्रू आपने ऑफ एयर करवाए। देखिए निकालें, सॉरी मैं एक मिनट बात कर लूँ ना, एक मिनट आप थोड़ा तसल्ली करें, सबर भी, इसको थोड़ा ठंडा पानी भी दें, पानी भी साथ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तसल्ली सुना है। आप आज जो हामिद मीर साहब का जिक्र करती हैं कि उन्होंने ऐसे आपकी जमात करती है, आपने तो भी जिक्र नहीं किया, मेरे टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ एक बंदे करते हैं।
आज एक चैनल पे पाबंदी लगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको कंडेम किया कि हमें टीवी चैनल पे बहुत से एतराजात होंगे, उनके एंकर से बहुत से हमें एतराज होगा, लेकिन 4000 मुलाजमीन के साथ हम गणे, उनको बेरोजगार नहीं होना चाहिए, जो कि कार्रवाई है। लेकिन ये साहबा मुझे बताएं कि जब आपके दौर में, आज जो आप मीर बहुत अच्छा आपके लिए बन गया है, उनके चैनल पे आपके वर्कर पथराव करते थे, उनको हरासा करते थे, क्या आप में जुर्रत थी, क्या आप में इखलाकियात थे कि आप कहते अपने वर्करों को ये नहीं, हम इनके साथ और फोरम पे लड़ेंगे, आप ये पत्थर न फेंके, हरासा न करे, ये न करे, वो न करे। जुर्रत नहीं थी इन लोगों में कि अगर वो एक किस्म की स्टेटमेंट दे सकें। लिहाजा आप ठीक है जी आपने भी देखा कुंडी साहब, ये आपकी बात ठीक है, ये मीडिया की हद तक आपकी बात ठीक है। मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ था। खान साहब नहीं, राना सनाउल्लाह साहब कल की तकरीर के हवाले से ये बात कर रहे थे जी। देखिए नाज़िर, आज आप इनके खिलाफ प्रोग्राम करें, मैं आप प्रोग्राम के बाद देखें कि इनके टॉलर्स आपके साथ क्या करते हैं। कल की रसूल अगर बात कर रहे हैं तकरीर की, बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप इदारों को, आप अफसरों को धमकियां दें, पहली बात तो ये बढ़ के बहुत मारते हैं। पहले भी ये डी चौक में बढ़ के मारते हैं, मैं अगर आऊंगा तो मैं जी को पत्नी हाथ से पकड़ के पत्नी फांसी पे अटकाऊंगा, पत्नी क्या क्या जो है वो रात को जो है क्या किया हुकूमत में आने के बाद। 4 साल हुकूमत थी, क्या किया आपने, कौन सी एसपी को, कौन से पुलिस वाले को आपने टांग दिया। दूसरी बात यह है कि आप इदारे वालों को, आप जजों को, मजिस्ट्रेटों को धमकियां दें। आप कहते हैं कि हर कोई फौज हो, मीडिया हो, ठीक है कुंडी साहब, जो भी हो वो टाइगर फोर्स बन जाए, वो टाइगर फोर्स नहीं बन सकती है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अजहर सिद्दीक साहब, अब मामला यहाँ पर यह है कि कल की वाली जो स्पीच थी खान साहब की, उसमें ज़ाहिर है उन्होंने खुलेआम धमकियां लगाई हैं, इसमें तो सबने सुना है ना, मतलब लाइव स्पीच थी। अब उसकी लाइव उन्होंने ट्रांसमिशन को पे पाबंदी लगाई है, रिस्ट्रिक्ट किया है, बट अदरवाइज वो रिकॉर्डेड भी चल सकती है और डिले के साथ भी चल सकती है। लेकिन इसका कंपैरिजन दीगर जमातों से किया जा सकता है। और उसी तनाजुर में इमरान खान की गिरफ्तारी की जो बातें हो रही हैं, उन पर दहशतगर्दी का पर्चा भी कट गया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब केस में जोड़ें इसको या अलग से इस पे मुकदमा बनाएं। तो लगता तो ये कि तैयार तो पहले से बैठे हैं, मेंटली तो प्रिपेयर्ड हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया। हम लोगों की यादाश्त बड़ी कमजोर है। मैं आपको तारीख के झरोखे में ले जाता हूं। अल्ताफ हुसैन जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे, हमने यहाँ लाहौर हाई कोर्ट से उन पर पाबंदी लगवाई, पैमरा से पाबंदी लगी और पीपल्स पार्टी खुल के आके कहती थी ये पाबंदियां हमें काबिल कबूल। ये रिकॉर्डेड बातें हैं, मैं आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड भी आपके सामने पेश कर दूंगा। उसके बाद दूसरा, इसको कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ और इसहाक डार। इसहाक डार इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी के राइट्स कर्टेल होते हैं। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं। अगर उन्हें शौक है पाकिस्तानी टीवी पे आने का तो पाकिस्तानी कवानीन का एहतराम करें, आपको या अपने आप को यहां सरेंडर करें और आके वो बोल सकेंगे जो भी बोलना है। इमरान खान साहब ने जो अल्फाज दिए हैं, अल्फाज उठाकर अगर आप देख लें, उसके अल्फाज में मैंने तो दहशतगर्दी कोई देखी नहीं है, ना मैं। और ये पाकिस्तानी तारीख का पहला मुकदमा होगा कि जिसमें धमकी देने पर दहशतगर्दी। मैं तो ये जमहूरी कुव्वतों का हाल देख रहा हूं। यहां बीबी साहबा हो रही तो आंखों में उंगलियां डाल के रो रही होती, भुट्टो साहब परेशान हो जाते कि ये मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। वो लोग जो जमहूरियत को परवान चढ़ाने वाले थे वो रो रहे होते कि क्या हो रहा है। यानी यहां ये कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं इससे आगे एक बात कर दूं आपको, मैं बात खत्म मैं ब्रेक ले लूं, मैं वापस आती हूँ सिद्दीक साहब, मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले वापस आती हूँ। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से मैंने बात की कि क्या भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया, क्या भुट्टो की सियासत को या भुट्टो की लेगेसी को या भुट्टो के नाम को खत्म कर सके, तो फिर ये वाली जो चीजें हो रही हैं, ये हमने तारीख से सबक क्यों नहीं सीखा है? क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत को कोई फर्क पड़ेगा? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शेख रशीद साहब ने जिस ऐलान जंग का ऐलान किया है, क्या पीटीआई उनके साथ खड़ी है? अंदीब अब्बास साहिबा, अवाम जो बाहर निकलती है ये अपने हक की खातिर तो लड़ेगी। आपको याद होगा शेख रशीद किससे कह रहे हैं कि लड़ाई शुरू? शेख रशीद का तो आप शेख रशीद से पूछे, वो अपनी जमात रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा कहते हैं कि मुझे पीटीआई का मत समझा करें। हम जो लड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म से करते हैं ना, आपके प्लेटफॉर्म पे थे, आपके जलसे में खड़े थे, आपके स्टेज पे खड़े थे, तो फिर आप उनसे पूछे ना। मतलब वो अगर मेरे जलसे पे खड़े हैं, जो 14 और लोग भी खड़े हैं, मैं तो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप फिर अवामी लीग को बंदा लेती। मैं तो आपको कह रही हूँ, बिल्कुल 22 करोड़ अवाम की फाइट है, जंग है हक की, डाकुओं के खिलाफ। मुझे बताएं, ये बैठे हैं मेरे बड़ा बोल रहे हैं कि जी इदारों के खिलाफ ये बोलते हैं,
जरा मुझे इस जुमले का बता दें कि ये एक जुमला, मैं 100 जुमले कह सकती हूँ, लेकिन मैं एक जुमला इनसे पूछना चाह रही हूँ कि इनके जो मोहतरम लीडर हैं, उन्होंने कहा जिस जनरल की नौकरी 3 साल की हो उसकी मजाल के वो मुझे बताए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। और उसके बाद 1.5 साल के लिए भाग गए थे दुबई। आपको याद है ना, आप सारे प्रोग्रामों में आते थे, कहते थे वो ईंट बिखर गई, वो तो पत्थर भी नहीं हुआ, कंकर भी नहीं हुआ। और फिर एनआरओज लेना और वापस आना, और अभी भी बड़ी मजे से एस्टेब्लिशमेंट के साए के नीचे बैठ के और ये कहना। हुआ क्या है, मेरे आपके इनके कहने से पहले अभी ये कह रहे थे ये जुमला, अवाम ने मेरा आपका चिट्ठा सारा वहां डाल दिया ना। यूट्यूब बंद करने की कोशिश की गई, इंटरनेट बंद करने की कोशिश की गई। आप जितना हक को रोकेंगे वो उतना बफर के और आएगा। अब मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात कर लूं हज़रत सिद्दीक साहब, अब मुझे बताएं कि जो इस सूरत हाल है कि वो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को गिरफ्तार अगर कर लिया जाता है, ये फैसला अगर के हो चुका है, तो आपको क्या लगता है पीटीआई का अगला लाएमल क्या हो सकता है? इनकी मकबूलियत में इजाफा होगा, ग्राफ नीचे आएगा? अच्छा, पहली तो बात है कि जो मतलूबा FIR है ये सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच की तौहीन अदालत है। 780A इस तरह के मुकदमों में लग नहीं सकती है। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन अफसर के पास जाना है, इन्होंने कोई लीगल राय ली नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा बनाकर आप बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस केस को हम देखेंगे कि अलग मुकदमा बनाएं या शहबाज गिल केस से जोड़ें, कैसे जोड़ सकते हैं उससे? ये तो देखिए दोनों शक्लों में नहीं बनता। पहली तो बात है शहबाज गिल केस पे मैं चूंकि उन्होंने किसी हद तक रेड लाइन क्रॉस की है, लेकिन उसमें कहा जाए सेडिशन या बगावत वो बनती नहीं है। मैं उसका मैं अलहदा पॉइंट रखता हूं किसी वक्त करना हो, लेकिन ये जो मुकदमा है ना, ये तो इख्तियारात का इतना नाजायज इस्तेमाल है। अभी तो वो सारे भयानक चीजें आप लोगों के सामने आनी है। इस केस के अंदर ये 780A की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा चल ही नहीं सकता, ये काबिल अखराज है। थैंक यू वेरी मच सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया। कुर्नी साहब बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहबा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक आती हूँ, दूसरे सेगमेंट के साथ आपके साथ हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे पोलियो पर, क्योंकि पिछले कई दिन से हमने गाहे बगाहे इस पर प्रोग्राम किए हैं, इस पर बात की है। एक अवेयरनेस कैंपेन जो कि दोबारा से एक शुरू हुई है, एंटी पोलियो कैंपेन, जिसमें 22 अगस्त से 26 अगस्त तक। और तकलीफ दह बात यह है, अफसोस की बात यह है कि हम इस पर जितनी अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जितनी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जितनी हम इस पर बात कर रहे हैं, तो खतरात उसके लिहाज से मजीद बढ़ते जा रहे हैं। अभी मजीद खतरा इसलिए बढ़ गया है पोलियो को लेकर कि पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में सीवरेज लाइंस में पोलियो का वायरस की तस्दीक हो चुकी है। हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है, अपने बच्चों को बीमारी से, माजूरी से बचाना है, और उसमें हमें अपनी अवाम का ताउन दरकार है। एक दफा फिर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर हसन उरूज साहब मौजूद है, फॉर्मर DG हेल्थ इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शहजाद अली खान साहब वीडियो लिंक पे हमारे साथ है, वाइस चांसलर ऑफ हेल्थ सर्विसेज अकेडमी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहजाद फॉर योर टाइम एज वेल। डॉक्टर हसन उरूज साहब, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि हम जब इसका एक किसी चीज का पार्ट बन जाते हैं ना, और फिर जब हम देख रहे होते हैं कि आप लोग की एफर्ट्स जो आप लोग कर रहे हैं, फिर वो होप्स जो हम सोचते हैं कि अब कमी होगी, नहीं होगा, पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट हो रहा है। मतलब अब मजीद 8 शहरों में पोलियो वायरस की सीवरेज लाइन में तस्दीक होना, वजह क्या है सर? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये नहीं अचानक ये 14 केसेस जो हैं आए हैं, और ये साउथ वजीरिस्तान से 13 केसेस हैं और लकी मरवत से 1 केस है। और पहले सिर्फ एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव था साउथ वजीरिस्तान का, अब तकरीबन कुछ 7 शहरों में आपने बिल्कुल जिस तरह अपने एंट्रो में बोला वो पॉजिटिव हैं, जिसमें कुछ पंजाब के भी शहर हैं और कुछ KP के शहर हैं। अच्छा, ये आप जरा बैकग्राउंड देखें, इससे पिछले वाले साल में सिर्फ 1 पोलियो का केस आया था और इस बार अब तक 14 केसेस आ चुके हैं। पिछली फरवरी से लेके अप्रैल तक 14 महीने कोई केस नहीं आया, लेकिन
इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आ रहे थे। तो ये एक पेशेंट गोई है कि अगर इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव हों तो पोलियो का केस भी आ सकता है। अब ये इन्वायरमेंटल सैंपल किस तरह रिलेटेड है, क्योंकि पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है अभी तक। चुनांचे हमारे जो अगर आप एनालिसिस करें कि जिस डिस्ट्रिक्ट से पोलियो के केसेस पॉजिटिव आए हैं वह हुआ क्या है, हुआ ये है कि उन पेरेंट्स ने जिन्होंने टोटली रिफ्यूज किया था अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स चलवाने को, और एपीआई के भी जो हिफाजती टीके हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ह्यूमनाइजेशन, उसके भी वैक्सीन्स नहीं लगवाई थी, उन बच्चों में पॉजिटिव आया है। जो कंसिस्टेंट रिफ्यूजल्स हम जिसको अपनी जबान में कहते हैं। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी वो है जो ज्यादा खतरनाक है, वो है जिन्होंने हाइड किया अपने बच्चों को कि रिफ्यूजल तो आपको मुंह पे बता देगा कि हमने बच्चों को नहीं डलवाने, लेकिन एक ऐसी फैमिली जो ये कहेगी हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, वो फिर आंखों से ओझल हो जाती है। वहां आप किस तरीके से कोशिश करें, उनको क्या कन्विंस करें, यानी कि जो अब रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमारा कोई बच्चा है ही नहीं जो 5 साल से कम उम्र का हो जिसको आप पोलियो ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज इन इलाकों में पाई गई हैं जहां पोलियो के केसेस पॉजिटिव आए हैं। चुनांचे गवर्नमेंट ने 6-7 स्टेप्स लिए हैं, अगर कहें तो मैं अभी बता दूं या आप डॉक्टर शहजाद को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ डिस्कशन में, देन वी मूव फॉरवर्ड। डॉक्टर शहजाद, मुझे बताएं कि मेरी समझ से बालातर है ये कितना बड़ा तकलीफदेह और नुकसानदेह, और मैं कहती हूँ उन पेरेंट्स के लिए कि जो अपने बच्चों को पोलियो खतरे नहीं पिला रहे, आप किसी भी रीजन से आप रिफ्यूज कर रहे हैं या आप हाइड कर रहे हैं, लेकिन वो खतरा फिर सिर्फ आपके बच्चों तक महदूद नहीं रहता, उस खतरे से या उस पोलियो वायरस से दूसरों के बच्चे भी उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी के साथ रिफ्यूजल आ रहा है या हाइड करने वाला आ रहा है, तो कहीं कमी रह रही है, कहीं हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझा नहीं पा रहे हैं, मसला क्या है? थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर हसन अरूज का बड़ा काम है इस्लामाबाद में भी और पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से खास तौर पे। उन्होंने बड़ा सही इंट्रोडक्शन में बताया कि इतने केसेस हैं, और ये आप देखें कि जितने भी केसेस डायग्नोज हुए हैं 14, ये सब के सब केसेस जो हैं ये किसी ना किसी तरीके से दोनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं, या तो उन्होंने छुपाया था या उन्होंने रिफ्यूज किया था। इसका मतलब ये हुआ, ये बात तो तय है कि जिन लोगों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जिन बच्चों को, उनमें पोलियो का खतरा, उनमें पोलियो नहीं हुआ। आपने बात की कम्युनिकेशन की, बदकिस्मती से कोविड में भी आपने देखा और पोलियो में तो हम पिछले 20 सालों से देखते आ रहे हैं, ये जो कॉन्स्पिरेसी न्यूज होती है ना दुश्मन की फैलाई हुई, यूजुअली आप देखें हमें मुख्तलिफ वॉर फुटिंग्स पे सामना करना पड़ता है। तो जो भी कोई चीज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए उसको बड़े कहते हैं ना शिद्दत से इन्वेस्टमेंट करके और बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत मुल्क में फैलाई जाती है, और खासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पे थोड़ी सी कंजर्वेटिव लोग होते हैं या जहाँ पे एजुकेशन लेवल कम होता है। तो आप ये देखें कि आजकल के दौर में भी, सोशल मीडिया के दौर में, और हर किसी के पास मोबाइल फोन भी है, आप इतनी मैसेजिंग भी करते हैं, लेकिन स्टिल फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं कि जो आज भी कहती हैं कि पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो बड़ा खतरा होगा, या पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो ये जो एक मिसकम्युनिकेशन है, और ये आपने देखा होगा कोविड में हमने इसको वर्ड दिया था इन्फोडेमिक का, पैंडेमिक के साथ हम इन्फोडेमिक से भी लड़ रहे थे। पोलियो के मामले में मिसकंसेप्शन इज ट्रेवलिंग फास्टर देन द नॉर्मल कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेशन। सो हमारी जो गुड मैसेजिंग है, जो हमारी हेल्दी मैसेजिंग है, उसकी स्पीड कम है उन लोगों तक पहुंचने में जितनी नेगेटिव मैसेजिंग की स्पीड ज्यादा है। तो ये ध्यान में रखें कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह आप आज प्रोग्राम कर रही हैं, हसन साहब को बुलाया आपने, मुझे बुलाया है, ये प्रोग्राम रेगुलरली होने चाहिए। और हमारे अलावा भी, पब्लिक हेल्थ के अलावा भी जो की हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे कुछ मीडिया के लोग हैं, हमारे कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनको भी हमारे साथ बिठा के ये बात करवाई जाए। हसन साहब बड़े आराम से कन्विंस कर लेंगे उनको। यही प्रूफ काफी है कि बिल्कुल ठीक है, आपने पिए हैं उनको नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं एक ब्रेक ले लूं, और ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आ, फिर हम ये बात करते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं कि जो गुड मैसेजेस की जो स्पीड है वो कम है और जो बैड या नेगेटिव की है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर एक अवेयरनेस कैंपेन करने के बाद, एंटी पोलियो कैंपेन करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि इसके केसेस में इजाफा है, तो फिर तो स्ट्रैटेजी चेंज करने की भी जरूरत है। क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एकदम से एक साल के अंदर या पिछले कुछ माह में एकदम से 14 केसेस का आ जाना, ये कहाँ, एक तो ये है ना कि ये जो कंसिस्टेंसी के साथ रिफ्यूजल है या फिर जो आप कह रहे हैं, ये तो फ्रॉम द डे फर्स्ट हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, वो कामयाब नहीं हो रही, तो उसमें आपको लगता है कि कोई तब्दीली की जरूरत है? जी बिल्कुल तब्दीली की जरूरत है। प्लानिंग होती ही वो बेहतरीन है जो डायनामिक हो, हालात के हिसाब से, वक्त के हिसाब से तब्दील करे। जिस तरह हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद ने भी कहा, देखिए एक इसमें अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि 14 केसेस आ गए हैं, जिस तरह आपने फरमाया। अच्छी खबर एक है कि ये केसेस कन्फाइंड हैं केपी में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक क्लस्टर में, सीवरेज लाइंस में जो हाँ, ये बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट पकड़ा है कि सीवरेज लाइन के जो पोलियो वायरस पॉजिटिव है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन किस कदर ज्यादा होती है। यानी पेशावर का बंदा उठ के कराची पहुंच जाता है, बीच में इस्लामाबाद ठहरता है, लाहौर ठहरता है, तो ये जो सीवरेज लाइन के जो पोलियो के जो वायरसेस पॉजिटिव हैं, इसकी जेनेटिक सीक्वेंसेस की जाए तो ये भी खैबर पख्तूनख्वा से जाके मिलती है। तो ये यानी वो एक, लेकिन इसका मतलब फैलाने का मुतहम्मिल है। जब आपकी इतनी ट्रैवलिंग है, कम्युनिकेशन है, इंटर प्रोविंशियल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब कि वो पोलियो वायरस फैल सकता है। But you cannot stop the communication. You cannot stop. Not at all. Not at all. अब इसका मतलब क्या है कि जो क्लस्टर जहां पोलियो वायरस का रिजर्वायर है ना, आप उधर से खत्म कीजिए। उसके लिए कोई गवर्नमेंट ने एक नई स्ट्रैटेजी डिवाइस की है, जिस तरह के आपने सवाल पूछा था, और उस स्ट्रैटेजी में 6-7 चीजें नई इंट्रोड्यूस की हैं। वो उसकी तफसील इस तरह है कि एक तो वो इलाका जो है खैबर पख्तूनख्वा का, नॉर्थ वजीरिस्तान, वो उधर कुछ कम्युनिटीज रिफ्यूज कर रही हैं, कुछ लोग रिफ्यूज कर रहे हैं। उनको गवर्नमेंट से कुछ ना कोई मोटिवेशन सी चाहिए। तो उन्होंने किया ये है कि पोलियो कैंपेन्स के दौरान उनको सोप्स और कुछ चीज़ें भी देना शुरू की हैं एज ए मैटर ऑफ मोटिवेशन। हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर दूसरे IPV शुरू किए, पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन शुरू किए हैं, जो जिसकी एब्जॉर्प्शन और जिसकी एफिकेसी, जो ड्रॉप्स नहीं पिला रहे वो इंजेक्शंस क्या लगवाएंगे? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊं आपको कि ड्रॉप्स से लोग रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन इंजेक्शन से लोग रिलक्टेंट नहीं होते। अच्छा। ये इवन इस्लामाबाद में भी हमने देखा है, कच्ची आबादियों में जाएं और अगर आप टीका लगाएं तो बच्चे तो डरेंगे, लेकिन माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को लाते हैं कि इनको आप टीका लगा दीजिए। ये इनकी शायद प्रिवेंशन बेहतर तरीके से हो जाती है। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर शहजाद, अब यही वाली हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ा जरूरी है, मतलब 14 केसेस मुझे खुद पता चला तो मेरे लिए एक शॉक था ये कि अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं फिर हम किधर आगे बढ़ेंगे। बट एनीवेज, हम जो ये बात कर रहे हैं कि उनको शायद अभी हम कन्विंस सही तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कम्युनिटी को इंगेज करना होगा। वहाँ की मसाजिद के जो खुतबे होते हैं, ये पहले भी मैंने सुना था कि वहाँ पर आप जो मौलवी हजरात हैं उनको अप्रोच करें, क्योंकि वहाँ का अपना एक माहौल है ना। अगर मैं जाती हूँ एज फार एज द नॉर्थ वजीरिस्तान इज कंसर्न, तो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं आप लोग? आपका मतलब मेरा जो जवाब है, अब ये वाला, ये जो मेरी सजेशन है, इसको आप समझेंगे कि ये मेरी जाती हैसियत में है, नॉट एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये वक्त आ गया है कि हमें पोलियो प्रोग्राम में पोलियो का जो रिस्पांस है, ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करना पड़ेगा। सो आप इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनाएं, जो कम्युनिटी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनके साथ मिलकर अगर आप ये करेंगे ना, तो फिर ये चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी इनएफिशिएंसीज होती हैं दुनिया में, बहुत सारी फॉल्स डाटा एंट्रीज भी होती हैं, बहुत सारा इंसेंटिव नहीं मिलता तो लोग काम नहीं करते। आपको पता है, आप सारा पाकिस्तान जानता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको पता है कि पक्की नौकरी है, उनका कोई किसी परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होती उनकी सर्विस। हम सब की जो परफॉर्मेंस है, अगर कोई भी काम ना तनख्वाह वही मिलती है। सो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है, हमने कितना और सब्र करना है, कितना और इंतजार करना है कि हमारी कम्युनिकेशन कैंपेन्स पहुंचे और कॉन्स्पिरेसीज को एड्रेस करें। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टू डू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। हमने केपी में बहुत सारे हेल्थ यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। 58 हॉस्पिटल्स का टेंडर अभी आया हुआ है, 15 जिलों के प्राइमरी केयर का टेंडर आया हुआ है।
why are we not privatizing or maybe developing a public-private partnership That model? is brilliant idea, I guess. That is brilliant idea, डॉक्टर शहजाद. एक सेकेंड. अच्छा डॉक्टर हुजूर, वन लाइनर. क्या हम इसको किसी चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते? जैसे हमने देखा था कि जब अगर किसी ने कोविड वैक्सीन नहीं करा रहा था तो उसके एंट्री उसकी बैन है, वो इधर नहीं जा सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो शॉपिंग मॉल्स में नहीं जा सकता, वो बहुत सारे फ्रेंचाइजेस में एंटर नहीं हो सकता, या कोई और ऐसी सख्ती कि जी आप वोट नहीं डाल सकते इलेक्शन में आपके आईडी कार्ड के साथ, कोई तो सख्ती करनी पड़ेगी हमें. बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों के दाखिले पे, लेकिन वो exactly, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को नॉर्मली पोलियो ड्रॉप्स चलते हैं ना, तो जरा ये एक ट्रिकी सा पॉइंट है कि बच्चे पेरेंट्स को कर सकते हैं. हाँ, उनके पेरेंट्स को उनके शिनाख्ती कार्ड पे कन्विंस नहीं हो रहे तो हमें कुछ ना कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे. जी जी बिल्कुल लेने पड़ेंगे, लिए भी जा रहे हैं. और ये जो डॉक्टर शहजाद ने बड़ी जबरदस्त बात की है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, एक्चुअली WHO और बहुत सारी एजेंसीज, वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इट्स नॉट गवर्नमेंट. वो बहुत ही तको-दो से इनका साथ दे रही हैं और इसमें सिक्योरिटी के भी इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, इसमें इंजेक्शंस भी लगे हैं. ट्रांजिट पॉइंट्स पे, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पे जितने 6 डिस्ट्रिक्ट्स हाई रिस्क करार दिए हैं ना, उनमें पोलियो की टीमें. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूज, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद आपका भी. बात यह है कि उन माँ बाप को समझने की जरूरत है जो एक मिथ के उससे एक बिला वजह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर चलते हुए अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप से महरूम रखते हैं, और ना सिर्फ उस चीज पर वो एक ऐसा इकदाम कर रहे होते हैं कि उनका अपना बच्चा उम्र भर की बीमारी माजूरी का शिकार हो सकता है, बल्कि दूसरे भी हो सकते हैं. ना अपने बच्चे पे जुल्म करें, ना दूसरों के बच्चों पे जुल्म होने दें. प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें.